हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। वेलकम टू द चैनल। और जैसा कि मैं जानता हूं, एग्जाम को लेकर थोड़ी थोड़ी आपकी जो धक धक है बढ़ रही होगी। सर बस अब आने वाले हैं, बिल्कुल पास हैं। ओके, तो ऑब्वियसली दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एमसीक्यूज का जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, काफी अच्छा कंटेंट, काफी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे नेशनल इनकम यानी कि मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स और आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों में से हमसे पूछे जाने वाले हैं। ओके, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर वाइज जितने भी पॉसिबल आपके चैप्टर्स हो सके उनके एमसीक्यूज जरूर प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने के फायदे की अगर मैं बात करूं, क्या क्या फायदे हमारे सामने निकल के आते हैं, वो ये कि सबसे पहले तो हमें बेनिफिट मिलता है इस चीज का कि हमारे शॉर्ट आंसर टाइप जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं। मतलब एमसीक्यूज अगर आपने कवर करे तो एमसीक्यूज के पैटर्न में वो आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ ले या वन वर्ड आंसर पूछ ले या वन सेंटेंस आंसर पूछ ले, आप उसको आसानी से कवर कर पाएंगे। क्लियर? तो अपने सिलेबस को चाहे चैप्टर वाइज बोलो या कॉन्सेप्ट वाइज बोलो, कवर करने के लिए एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम ये कोशिश करेंगे कि जब एग्जाम में हमारे सामने हमारे एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यू अलग अलग पैटर्न से आते हैं, बिल्कुल तसल्ली से अपने उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। जो लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा कंटेंट आपका कवर नहीं करने वाले, राइट? आपके सामने जो मेन एरिया है अपनी स्कोरिंग को बहुत स्ट्रांग बनाने का, भाई प्रैक्टिकल में आप ऑलरेडी 20 नंबर ले चुके हो। क्लियर? एमसीक्यूज आपके सामने है। ये एमसीक्यूज अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिए, अच्छे तरीके से कवर कर लिए, तो दोस्तों आपके 50-60 मार्क्स तो यहीं पर कंफर्म हो जाते हैं। तो इसीलिए एमसीक्यूज के मामले में या शॉर्ट आंसर टाइप में हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। अपना टारगेट बनाइए कि हमें हर चैप्टर के डेली बेसिस पर डिवाइड कर लो। अभी भी टाइम है हमारे पास। कोई भी दो चैप्टर उठाओ और दो चैप्टर के 15-15, 20-20 एमसीक्यूज कर डालो। जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनको आप नोट बनाइए। नोट बनाने का प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। क्लियर? तो आज से ही ये जरूरी है आपके लिए कि हम अपने टाइम के, अपने पूरे के पूरे टाइम के 20 से 25 मिनट, आधा घंटा एमसीक्यूज को डिवोट कर रहे हैं। नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, बाकी सब्जेक्ट जो है वहां पर भी इनकी सेम इंपॉर्टेंस है। तो वहां पर भी लगभग हम आधा घंटा डेली बेसिस पर स्पेसिफिकली, एक्सक्लूसिवली एक सिलेबस के, एक चैप्टर के एमसीक्यूज को दे रहे हैं। क्लियर? तो ऐसे ही एमसीक्यूज की कुछ प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आज मैं नेशनल इनकम के कुछ सेलेक्टेड एमसीक्यूज आपके सामने लेकर आया हूं। चलिए इनको शुरू करते हैं, और इसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपको आएगा तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला एमसीक्यू हम अपना देखते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ सेलेक्टेड एमसीक्यूज लिए हैं, इस बहाने आप इनकी प्रैक्टिस करें और साथ ही कुछ और भी ऐड कर लीजिएगा अपने स्टडी कंटेंट में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज? इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालने का काम चल रहा है, जीडीपी टेम्पे निकालने का काम चल रहा है, कोई भी फैक्टर निकालने का काम चल रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनसेशन ऑफ सप्लाई और ऑपरेटिंग सरप्लस होते हैं, इन पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं बनता। क्लियर? सर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के मेनली दो पार्ट होते हैं, वेजेस एंड सैलरी और दूसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। और वेजेस एंड सैलरी के भी फर्दर दो पार्ट होते हैं कि ये इन कैश भी दी जा सकती है, ये इन काइंड भी दी जा सकती है। ये तो मेजर पार्ट हो गया। अब अपने कंटेंट पर आते हैं। ठीक है, हमें रिवीजन भी हो गया ये। ठीक है, कौन सा इंक्लूड होता है? ठीक है, यहां पर डियरनेस अलाउंस है, टूल्स गिवन टू एम्प्लॉइज टू बी यूज्ड ड्यूरिंग वर्क्स, पेमेंट बाय इंश्योरेंस कंपनी टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय टू प्रोविडेंट फंड। सर कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आता है। क्लियर? पेमेंट बाय इंश्योरेंस कंपनी टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय, पेमेंट किसने दी है? एम्प्लॉयर ने थोड़ी ना दी है, इंश्योरेंस कंपनी ने दी है। तो सर ये भी नहीं हो सकता। दूसरा, टूल्स गिवन टू एम्प्लॉय टू बी यूज ड्यूरिंग द वर्क। सर ये तो मशीनरी है, ये मशीनरी कंपनी की अपनी है, ये कंपनी की मशीनरी एम्प्लॉय की थोड़ी ना हो गई जो उसको बेनिफिट मिल गया। तो सर ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा एक नेगेटिव अप्रोच हमने लगाई, सर डियरनेस अलाउंस हमारे सामने बचा। दैट्स द करेक्ट आंसर। इसको याद रखने के दो तरीके मैं आपको मेन बता दूं दोस्तों। जहां कहीं पर भी आपके ऑप्शन में अगर अलाउंस वर्ड आ जाएगा, अलाउंस वर्ड आ जाएगा, वो वेजेस एंड सैलरी में जुड़ता ही जुड़ता है, वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में जुड़ता ही जुड़ता है।
दरअसल दरअसल वेजेस एंड सैलरी इन कैश अगर लिखा हुआ है ना, तो यहां पर ये जो अलाउंसेस है वो यहां पर इस कैटेगरी में आते हैं। अलाउंसेस इस कैटेगरी में आते हैं। अलाउंसेस बेसिकली एक खर्चा हो गया। महंगाई, डियरनेस का मतलब महंगाई, महंगाई से लड़ने का। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ये सुना होगा आपने, घर में रहने का किराया। कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, आने जाने का किराया भाड़ा, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं जो इंप्लॉयर से इंप्लॉय को दिए जाते हैं, ये कैश कैटेगरी में आते हैं और ये आपका नेशनल इनकम में मतलब कंपनसेशन एम्प्लॉयज में जुड़ते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। जो भी नई चीज आपको पता चलती है प्लीज उसको नोट डाउन भी करते रहिएगा। जीडीपी एट एमपी आपको सर 1000 दे रखा है, सब्सिडी दे रखी है 50। एनडीपी एट एफसी निकालना है, मैंने इसके ऑप्शन नहीं दिए, न्यूमेरिकल वाइज इसको करेंगे। सर जीडीपी एट एफसी, ठीक है, जीडीपी एट एफसी आपने बोला कैलकुलेट करने के लिए। जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी मेरे पास है, एमपी से एफसी जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होते हैं सर। बिल्कुल सही, गलत तो नहीं, साथ साथ कर रहे हैं सर। जीडीपी एट एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और उसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। हाँ जी सर, ये भी सही है। आओ वैल्यू पुट करें। सर जीडीपी एट एमपी आपने हमें 1000 बताया, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स है नहीं, सब्सिडी है 50। सर ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, -50 आ गया, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए। सर 1050 इज आर जीडीपी एट एफसी। क्लियर, सिंपल सा न्यूमेरिकल, ठीक है। एक नंबर में डेफिनेटली आ सकता है आपका एमपी से एफसी में कन्वर्जन, आपका एमपी से आपका डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्जन, ग्रॉस से नेट में, वही डेप्रिसिएशन, एनआईटी और नफीफा वाला खेल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 1050 इस पैटर्न में हमने इसको किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, मैंने बोला ऑपरेटिंग सरप्लस इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑपरेटिंग सरप्लस इंपॉर्टेंट है सर, उसके 3 पार्ट, RIP रेस्ट इन पीस, अरे रेस्ट इन पीस नहीं, रेंट, रेंट आपका रॉयल्टी, आई इंटरेस्ट, पी से प्रॉफिट। सर प्रॉफिट के भी 3 पार्ट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यूपी पहुंच गए हम, डिविडेंड है सर, और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है सर, ठीक है। तो और जो आपका दोस्तों इसमें ये चीज भी याद रखिएगा, बहुत जरूरी है पता होना, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो यूपी है, उस यूपी को हम RE रिटेन अर्निंग भी बोल देते हैं, या फिर CS कॉर्पोरेट सेविंग भी बोल देते हैं, मालूम होना चाहिए। अच्छा इधर कौन कौन सा है सर, आओ देखें जरा फटाफट से। सर प्रॉफिट में सर कॉर्पोरेट टैक्स तो आता ही है, मालूम है, डिविडेंड भी आता है, ये भी आता है। अरे ये रेंट अलग ही हेडिंग दे दी, ये तो अलग ही होता है, तो वी आर श्योर कि रेंट नहीं आता। क्लियर, ये पार्ट पता चल गए हमें, ये भी नोट डाउन कीजिएगा अगर आप इस पे कंफ्यूज हो तो। इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज, अलग अलग मेथड्स के नाम अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। प्रोडक्शन मेथड को जैसे वैल्यू एडेड मेथड भी बोल देते हैं, है ना। एक्सपेंडिचर मेथड को आउटले मेथड भी बोल देते हैं। ऐसे ही इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, इनकम डिस्पोजेबल मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बताओ बताओ सही से इसका आंसर क्या है। चलो मैं आपको इसको ये कमेंट बॉक्स के लिए डालता हूं, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कौन इसका सही जवाब। ये एक्चुअली ढूंढना पड़ेगा आपको थोड़ा सा बुक्स में, तो इसलिए मैं इसको होल्ड पर डालता हूं, इसको ढूंढ के डालिएगा आप, ठीक, कमेंट में डालना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अरे सर अभी बताया आपने, वो देखो वहां लिखा भी हुआ थोड़ा सा ऊपर, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग। सर ऑल ऑफ दीज होते हैं। कॉर्पोरेट सेविंग आ गया, RE रिटेन अर्निंग आ गया, 2 आ गए तो ऑब्वियसली वही हो गया। और रिजर्व एंड सरप्लस इज ऑल्सो व्हाट, कि जो आपने रिजर्व में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रख लिया। ये तो अकाउंट से भी आपको मालूम होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ, छोटा सा न्यूमेरिकल आ गया। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन विल बी डैश इफ द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज 1200, एक्सपोर्ट्स आर 600, इंपोर्ट्स आर 200। ठीक है दोस्तों, देखो मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करता हूं। सर जब हम वैल्यू एडेड निकालते हैं, ठीक है, तो वैल्यू एडेड में हम वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करते हैं, राइट, यही चीज होता है। तो हमसे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन पूछा, मतलब खाली ये पूछा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट से यहां पे कोई लेना देना नहीं है। इसको मैं और डिस्ट्रीब्यूट करता हूं फॉर्मूले को, तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक होता है,
और उसमें से मैं माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करता हूं, ये करता हूं सर मैं, ठीक है। अब यहां पर इस वाले केस में अगर हम ध्यान दें सर, एक्सपोर्ट, अब हमसे क्या पूछा गया सर, हमसे खाली ये पूछा गया, और मेरे पास तीन चीजें हैं, जो तीन चीजें मुझसे पूछी गई हैं, तीन चीजें सॉरी गिवन करी गई हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1200, एक्सपोर्ट 600 और इंपोर्ट 200। क्लियर सर, एक्सपोर्ट सेल का पार्ट होते हैं, एक्सपोर्ट्स आर पार्ट ऑफ सेल, तो इसको तो साइड कर दो, इसको पूरे तरीके से साइड कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1200 और दूसरा है आपका इंपोर्ट्स। सर बस छोटी सी कंफ्यूजन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंपोर्ट ये हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होते हैं, हम ये जानते हैं, पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में डोमेस्टिक वर्ड नहीं लिखा हुआ। क्या नहीं लिखा हुआ? डोमेस्टिक वर्ड नहीं लिखा हुआ, परचेज लिखा हुआ है। अगर ये डोमेस्टिक परचेज लिखा होता, अगर ये डोमेस्टिक परचेज लिखा होता तो सर बिल्कुल पिक्चर साफ थी, मैं 1200 प्लस 200 जोड़ देता, 1400 मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ परचेज लिखा हुआ है। तो खाली जब भी परचेज लिखेगा तो उसको डोमेस्टिक और इंपोर्ट दोनों का टोटल मानना है, तो हमारा आंसर 1200 यानी कि ए रहेगा 1200 रुपीज। अगर आप चाहते हैं, एज्यूम करना चाहते हैं कि सर हमने डोमेस्टिक एज्यूम करा, इसको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को डोमेस्टिक एज्यूम करा, तो नोट छोड़ना जरूरी होगा आपके लिए। गॉट द पॉइंट? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच वन इज द इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम? नेशनल इनकम में क्या जुड़ेगा? इंक्लूजन एक्सक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बात करें नेशनल इनकम में जोड़ने की घटाने की, आप बात करें डोमेस्टिक इनकम में जोड़ने घटाने की, इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल पढ़िएगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एक स्पेसिफिक एरिया है नेशनल इनकम की थ्योरी का, उसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और प्रिकॉशंस, इनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं बनता। क्लियर? तो उसी में से क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। हो सकता है 3 नंबर 4 नंबर में पूछा, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। क्या जुड़ेगा नेशनल इनकम में? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, मिल्क परचेज्ड बाय डेयरी प्रोडक्ट, नेशनल डेट इंटरेस्ट, नन ऑफ दीज। देखो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी की अगर मैं बात करूं, देखो विनिंग फ्रॉम, क्रॉस लग गया, अब तो पहली हिंट मिल गया आपको। विनिंग जो है ये इनकम होती है, इट इज इनकम, राइट? लेकिन हम निकाल रहे हैं नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम होती है ओनली फैक्टर इनकम, मेहनत वाली इनकम। जो ट्रांसफर इनकम है वो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ती, वो डिस्पोजेबल इनकम जब हम निकालते हैं तब जोड़ते हैं। क्लियर हो गई बात यहां पे? अब लॉटरी में कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं, ये तो तुक्का है। यहां पे कुछ फैक्टर, मतलब मेहनत वाला काम हुआ नहीं हुआ सर, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता। डिस्पोजेबल इनकम होता तो जोड़ लेते। खैर वो आपके सिलेबस का पार्ट है भी नहीं, सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से। नेशनल डेट इंटरेस्ट ये भी नहीं जुड़ता, ये बिल्कुल क्लियर है सर। लेकिन हमने तो वो इंटरेस्ट जोड़ा ना, हमने इंटरेस्ट नाम की चीज जोड़ी है, हमने इनकम मेथड में नेशनल इंटरेस्ट नाम की चीज जोड़ी। अरे मेरे दोस्त, इंटरेस्ट ना दो तरीके का होता है, इंटरेस्ट दो तरीके का होता है। एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट ऑन लोन यूज्ड फॉर कंजम्पशन एक्टिविटी। जो ये वाली चीज है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ कंजम्पशन एक्टिविटी, उसको नेशनल डेट इंटरेस्ट बोलते हैं, और ये नेशनल इनकम में इस्तेमाल नहीं होता। दोनों का सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपने लिया कार लोन, आपने खरीदी एक कार, ठीक है, लोन लिया, कार खरीदी, उस लोन का इंटरेस्ट जाएगा, हां जी सर जाएगा। उस कार का इस्तेमाल अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, मतलब कंजम्पशन एक्टिविटी, पर्सनल एक्टिविटी, अपना खुद का यूज, कोई उसमें एडिशन नहीं हो रहा इकोनॉमी में, नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा, इसी को नेशनल डेट इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन उसी कार का इस्तेमाल आप टैक्सी पर्पस के लिए, टूर एंड ट्रेवल में, मतलब एक प्रोडक्शन एक्टिविटी में, इस बिजनेस एक्टिविटी में यूज करते हो, तो फिर वो इंटरेस्ट नेशनल इनकम में जुड़ेगा। मैं इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट बता रहा हूं। तो नेशनल डेट इंटरेस्ट बेसिकली कंजम्पशन एक्टिविटी वाला होता है, ठीक है। मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप ये नहीं जुड़ेगा। देखो दोस्तों, डेयरी शॉप लिखा हुआ है, अगर यहां पे कंज्यूमर लिखा होता, आपका नाम लिखा होता,
ठीक है, आपका नाम लिखा, राहुल लिखा होता, रोहित लिखा होता, सुनीता लिखा होता, अंकिता लिखा होता, तो जोड़ लेते। क्योंकि अगर कंज्यूमर खरीद रहा है तो वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, वो नेशनल इनकम में जुड़ता है, वो नेशनल इनकम में जुड़ता है। लेकिन मिल्क परचेज्ड बाय डेयरी शॉप, ये इसको भी आगे बेचेगा, या ऐसे मिठाइयां वगैरह, मक्खन वगैरह, बटर वगैरह, कुछ बटर घी वगैरह बनाएंगे आगे, तो ये अभी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, तो इसीलिए नन ऑफ दीज। ठीक है, लॉजिक साथ साथ क्लियर हो रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज, अरे सर इसको कैसे भूल जाएं, एक्सपेंडिचर मेथड में ले देकर बस यही तो है जो दिमाग खराब करती है। क्या है, क्या है सर, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, ओहो सर, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सर फिक्स्ड के फर्दर तीन पार्ट होते हैं, क्या सर, घर, शॉप और बीच का रास्ता, है ना। घर मतलब रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, शॉप मतलब बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रास्ता बीच का कौन बनाएगा सर, सरकार बनवाएगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें से कौन कौन सा सर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सर ये तो इसी का दूसरा नाम है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो इसी का दूसरा नाम है, तो ये तो नहीं आएगा, फर्स्ट तो नहीं आने वाला। सर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ये भी इसी का नाम है, इस वाले में नाम का ही तो खेल है सारा। तो फिक्स्ड सर ये रहा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ये रहा, वो सॉरी, और वो भी यही होता है, वो भी यही होता है। तो कुल मिलाकर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ग्रॉस, क्योंकि यहां पे तो फिक्स वर्ड आ गया ना, फिक्स वर्ड आ गया, फिक्स तो इसका पार्ट होता है, तो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इसके दूसरे नाम है। फर्स्ट सेकंड ये पहले वाला ही है, ए इज आवर आंसर, ए इज आवर आंसर। इसको रिवाइज कर लेना, इसको रिवाइज कर लेना, इसकी गलती नहीं बनती। छोटा सा पॉइंट है, नंबर इस पे 6 टिके रहते हैं, मतलब 6 या 3 जितने का भी न्यूमेरिकल आएगा टिके रहते हैं, तो इस वाले पॉइंट पर कोई भी कोताही मत बरतिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेट नेशनल इनकम। अरे सर सिंपल, ये हम कर ही नहीं रहे, ये हमारी तौहीन है, इसको हम कर ही नहीं रहे। हम अगले क्वेश्चन पर जाएंगे, हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। कमोडिटी सर्विस मेथड, कमोडिटी सर्विस मेथड is another name of expenditure method, income method, value added method। ये मैं आपके ऊपर, ये दो कमेंट दो, ये वाला भी कमेंट में है ना, ये निकनेम सर्च तो करोगे, इस बहाने गूगल का सही इस्तेमाल तो करोगे, तो निकनेम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सर ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वी नो दैट कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, ये और रिटेन अर्निंग तीनों प्रॉफिट के पार्ट होते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, इट्स माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, थोड़ा जल्दी हो गया दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये गलती आप मत करिएगा एग्जाम में, आप गलती मत करिएगा। रिटेन अर्निंग का दूसरा नाम यूपी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, टैक्स तो बेचारा सरकार को चला गया, और जो बट जाता है शेयर होल्डर्स को, जो बट जाता है शेयर होल्डर्स को, उसे सर हम डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड बोले, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोले, सर एक ही बात है, ठीक है, जल्दबाजी में मत इसको कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आता है। इफ अ फार्मर सेल्स wheat to miller for ₹500 and miller sell flour to baker for ₹700 and to consumer for ₹1000, then total value added by miller and baker, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोनों का मिला के क्या होगा, आइए ध्यान देंगे। देखो इसको पहले बनाएंगे चार्ट के थ्रू, देखो इसको थोड़ा छोटा कर लूं मैं, छोटा कर लेते हैं इसको, ये छोटा हो गया, इधर मेरे पास इधर जगह आ गई। यहां पर दोस्तों बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया गया, फार्मर ने वीट मिलर को बेचा, ठीक है, इसको फार्मर लिखेंगे हम, फार्मर है ना, मिलर को भेज दिया, डेविड मिलर है ना, मिलर को भेज दिया, कितने रुपए में, 500 रुपए में सर। इस मिलर वाले ने उसका जो फ्लावर है वो बनाया, ठीक है, आटा बनाया, और इसने
700 रुपए का तो बेकरी वाले को बेचा है, 700 रुपए का बेकरी वाले को बेचा है, और 1000 रुपए का दोस्तों, 1000 रुपए का, 1000, क्लियर, ये कंज्यूमर को बेचा है, क्लियर, कंज्यूमर को बेचा है। इतने क्वेश्चन के हिसाब से, यहीं तक के क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं इसको समाप्त कर दूं कि यार आगे कुछ प्रोसेस नहीं हुआ, आगे कुछ प्रोसेस नहीं हुआ, तो इस सिनेरियो में, इस कहानी में, अच्छा दूसरी चीज याद रखिएगा, हमसे वैल्यू एडेड पूछी गई है। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे वैल्यू एडेड पूछी गई है। क्या वैल्यू ऐड हुई? तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग इस चीज में फार्मर ने, अच्छा कौन सा अप्रोच लगाएं सर? सर एक काम करो, आप एक काम करो, आप फॉर्मूला लगा दो, जो फॉर्मूला हम लगाते हैं दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये होता है। उसके हिसाब से लास्ट ये ट्रांजैक्शन है, यानी कि 1700, वैल्यू ऑफ आउटपुट लास्ट ट्रांजैक्शन 1700, और आईसी उससे पहले वाला यानी कि 500। तो अपना आंसर क्या बन गया सर? अपना आंसर बन जाता है 1200। क्या बन जाता है? 1200। दूसरा तरीका, क्रॉस चेक, जहां पर जितनी वैल्यू एडेड हुई, यहां पर 500 रुपए फार्मर ने जोड़े, ठीक है, 500 रुपए फार्मर ने जोड़े, और यहां पर ये 200 और 500 रुपए, 500 से आगे काउंट करना है आपने, ये फार्मर ने जो सॉरी मिलर ने जोड़े, 500 500 200 कितना हो गया? दोबारा 1200। तो दोनों अप्रोच से आप सही आंसर यहां पे निकाल सकते हैं। एडिशन, हालांकि मतलब हम तो सर बेटर है कि फॉर्मूले से चले, तो फॉर्मूला वाला हमारा ये हो गया, लास्ट वाले वैल्यू ऑफ आउटपुट, उससे पहले इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, क्योंकि बेकरी के आगे वाला प्रोसेस हमें नहीं बता रखा। चलो आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड? रेंट एंड रॉयल्टी, मिक्स्ड इनकम, नेट एक्सपोर्ट। सर ये तो सिंपल हो गया, ये तो मालूम है नेट एक्सपोर्ट होता है। अब तो रिले में आ रहे हैं अब क्वेश्चन, देखो फिर से आ गया वही। एनडीपेट एफसी 1500 है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 500 है, एनएनपीएट एफसी निकालना। सर ये तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया, 1500, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होता है, लेकिन फ्रॉम ऐड होता है, ये 2 दे रखा है, तो ये माइनस हो जाएगा, 1500 माइनस 500, 1000 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आगे आते हैं। नेट एक्सपोर्ट इज कैलकुलेटेड, ये सिंपल है सर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपने पूछ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम? अरे बाप रे, अब डोमेस्टिक इनकम, मैंने बोला आपसे नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, इंक्लूजन एक्सक्लूजन पूछे जाने के पूरे चांस है। डोमेस्टिक इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विंडफॉल गेन्स, कैपिटल गेन, बोनस टू एम्प्लॉइज। देखो ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। यहां पर जब मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करता हूं तो ये होता है एनडीपी एट एफसी, ये इसका दूसरा नाम है, राइट। तो सर ये जो है ये नहीं जुड़ता, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये नहीं जुड़ता, क्योंकि ये तो नेशनल इनकम की काउंटिंग में आएगा, डी है वैसे भी। यहां पर ये वाला आ गया कैपिटल विंडफॉल गेन्स, ये भी आपके नेशनल इनकम में नहीं जुड़ते। कैपिटल गेन दोस्तों एसेट्स को बेचकर बैठे बिठाए जो आपको बेसिकली इनकम हुई वो गेन होता है कैपिटल गेन, ये भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। हालांकि कई बार इसको लेकर कुछ ना कुछ टिप्पणियां क्रिएट होती हैं, बट समहाउ ये से हम अवॉइड करेंगे। रही बात बोनस टू एम्प्लॉइज की, ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं बोनस को लेकर भी कई टीचर्स कहते हैं कि वो नहीं जुड़ेगा, बट मेरे हिसाब से बोनस जुड़ना चाहिए, बोनस जुड़ना चाहिए। रीजन बीइंग कि बोनस काम करने के बदले ही मिलता है, भले ही वो 1 महीने की सैलरी एडवांस मिलती है, लेकिन हमारे लॉ के हिसाब से बोनस बेसिकली काम करने के अगेंस्ट ही मिलता है। आपने काम करा तो आपको बोनस मिलेगा। क्लियर दोस्तों? तो बोनस जो है वो आपका डोमेस्टिक इनकम में जोड़ा जाएगा। इसमें एक चीज मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉइंट को अपने टीचर के साथ जरूर कंफर्म करें। रीजन बीइंग जो बोर्ड का करिकुलम है वो टीचर्स के पास रहता है और वो ज्यादा विश्वास के पात्र हो जाते हैं ऐसे पॉइंट्स में जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो उनसे भी इस क्वेश्चन में मदद लीजिएगा। अगला पॉइंट आता है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नॉट कंपनसेशन एम्प्लॉइज सर पहले से याद था। विजिटेंस सैलरी इन काइंड, सर अरे सर सिंपल, एम्प्लॉय दिख गया, देखो कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो ये जुड़ते हैं ये जुड़ता है, ये नहीं जुड़ता, तो ऑब्वियसली सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं।
which the entire when the entire output is sold in an accounting year, the value of output is equals to, सर यहां पे अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ आउटपुट का, आप मुझे फॉर्मूला देते हो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना, चेंज इन स्टॉक, जो भी स्टॉक में चेंज हुआ। लेकिन अगर सारा का सारा स्टॉक आपका बिक गया है, ठीक है, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो सेल हमारा सही जवाब हो जाएगा, सेल हमारा सही जवाब हो जाएगा। Operating surplus refers to income from property, income from entrepreneurship, income from property and entrepreneurship. None of these. सर यहां पे अगर हम ध्यान दें, ऑपरेटिंग सरप्लस के सर 3 पार्ट होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना, क्लियर। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइजेस, ये मुझे यहां पर बेसिकली नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि हम नहीं दिखाई दे, तो इसको हम नन ऑफ दीज के हिसाब से चलेंगे, अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द, ये इन सब का इस्तेमाल पता है, ये जो आपके बाकी पॉइंट मैंने बोले, डिस्पोजेबल इनकम निकालने में इनका इस्तेमाल ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इनकम मेथड, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू, सर डोमेस्टिक इनकम हम जानते हैं एनडीपी एट एफसी होता है, और नेशनल इनकम में हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो हमारा डायरेक्टली एनडीपी एट एफसी आता है। तो अब इसमें क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ गया, मिक्स्ड इनकम आ गया, और यहां पे ये तीनों पार्ट दे दिए। ये सही है माफ कीजिएगा, ये सही है। ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, अरे सर ये भी तरीका, दोनों ही सही हो गए, तो सी हमारा आंसर बनेगा, बोथ ए एंड बी हमारा सही जवाब है। क्लियर दोस्तों, तो कुछ हमने यहां पर आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करे। दोस्तों किसी एमसीक्यूज में कोई भी क्वेरी या डाउट है तो उसे बताइए, तो पूछिए, और ये हैबिट बना लीजिए दोस्तों सारे के सारे, कि हमें हर पर्टिकुलर चैप्टर की प्रैक्टिस जो है वो प्रॉपरली करनी है। एमसीक्यूज आपके 1 वर्ड 1 लाइन इन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट बनेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स का अगर क्वेश्चन आता है तो उसके लिए भी बनेंगे। प्लीज प्रैक्टिस करिए, ऑल द बेस्ट, क्वेरीज पूछते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट कंसेप्ट लेकर इकोनॉमिक्स का। प्लीज टेक केयर।